नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुक्रवार का दिन निसंदेह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छा दिन नहीं साबित हुआ। दिन बीतते बीतते आज दो ऐसे बड़े एक तरह से घटनाक्रम हुए हैं जो ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए आज मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने अपनी 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, जिसमें अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया और के कविता के साथ मास्टरमाइंड माना है शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। तो वहीं आम आदमी पार्टी को भी आरोपी घोषित किया। तो दूसरी तरफ पार्टी का अंदरूनी झगड़ा कहें या फिर यूं कहें कि एक महिला के साथ बदसलूकी, और वो महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि राज्यसभा की सांसद है स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को सीएम आवास में जो मारपीट हुई है, जो बदसलूकी हुई है, उसे लेके एक तरह से स्वाति मालीवाल ने जब से अपनी चुप्पी तोड़ी है, कंप्लेंट की, एफआईआर दर्ज हुई और आज दिन भर जो घटनाक्रम हुआ उसमें सीएम आवास तक एफएसएल और पुलिस टीम पहुंची है। तमाम एक तरह से पूरा रिक्रिएट उस सीन को किया गया है जिसके लिए स्वाति मालीवाल भी सीएम आवास पहुंची हैं। देखना यह है कि अब जो मुख्य आरोपी विभव कुमार हैं, जिसके खिलाफ स्वाति मालीवाल ने अपनी पूरी शिकायत दर्ज कराई है, उनकी भी एक तरह से ढूंढ जारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज समन जारी किया था, बुलाया था एनसीडब्ल्यू में, लेकिन विभव कुमार नहीं मौजूद हैं। पुलिस आगे किस तरह की कार्रवाई करती है, टीम जो गठित की गई है और जो सीएम आवास में सीन रिक्रिएट किया गया है, उसके बाद दिल्ली पुलिस क्या करती है, इस पर भी लेंगे अपडेट। साथ ही साथ लगातार देश में 5वें चरण और छठे 7वें के लिए चुनाव प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में रहे, क्या रहा दिन भर का घटनाक्रम चुनाव प्रचार में भी, वो भी आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे अभी सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर अपने साथ कथित मारपीट मामले में स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान। घटना वाले दिन का वीडियो आया सामने। मालीवाल ने कहा, सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई आएगी सामने। जांच के लिए सीएम आवास पर पहुंची दिल्ली पुलिस। स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई पर सियासत गरमाई। घटना के खिलाफ दिल्ली भाजपा का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने घटना को बताया शर्मनाक। केजरीवाल से माफी की मांग, आपने आरोपों को किया खारिज। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बढ़ी आप और केजरीवाल की मुश्किलें। ईडी ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। आम आदमी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल को बनाया आरोपी। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां। राहुल के खटाखट वाले बयान पर कसा तंज। कहा 4 जून को खटाखट बिखर जाएगी इंडी गठबंधन। पीएम ने मुंबई रैली से पहले बाबा साहब अंबेडकर, वीर सावरकर और बाला साहब ठाकरे को किया नमन। भाजपा ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। अमित शाह ने अमेठी और राउरकेला में जनसभा को किया संबोधित। रांची में किया रोड शो। राजनाथ सिंह ने बलिया में किया प्रचार। कांग्रेस सपा पर बरसे योगी आदित्यनाथ। विपक्ष ने भी तेज किया प्रचार। रायबरेली और अमेठी में एक साथ जुटे इंडी गठबंधन के दिग्गज अखिलेश, राहुल, सोनिया और प्रियंका ने मांगा वोट। आरजेडी ने भी प्रचार को दी रफ्तार। बसपा प्रमुख मायावती की रैली। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रहे हंगामे को बताया दमनकारी नीतियों का नतीजा। कहा, पीओके के संसाधनों को लूट रहा है पाकिस्तान। भारत की दो टूक, भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा पीओके। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमानों को किया संशोधित। 2024 में करीब 7% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल कथित मारपीट के मामले पर देश में सामाजिक और राजनीतिक गलियारे में गूंज रही हैं। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया।
मारपीट का वीडियो आने के बाद फॉरेंसिक टीम के साथ दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची और मारपीट के सीन को रिक्रिएट भी किया। मामला दिल्ली के सीएम हाउस में एक महिला के साथ कथित मारपीट का है, लिहाजा इसकी गूंज भी राजनीतिक है और सामाजिक भी। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। इस बीच शुक्रवार को स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान दर्ज कराया। सीएम आवास में मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट की घटना 13 मई की है। सुबह 9 बजे स्वाति सीएम हाउस पहुंची थीं। आरोप है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के एक सहयोगी विभव कुमार ने बदसलूकी और मारपीट की। 3 दिन बाद यानी 16 मई की दोपहर को पुलिस उनके घर पर पहुंची और बयान दर्ज किया। इसके बाद स्वाति की शिकायत पर विभव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने उसी दिन एफआईआर दर्ज की। एफआईआर के मुताबिक विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी। स्वाति का आरोप है कि विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ भी मारे और वो रोती रहीं। स्वाति के कोर्ट में बयान दर्ज कराने के थोड़ी देर बाद बदसलूकी और मारपीट का शुक्रवार को एक वीडियो सामने आया। हालांकि डीडी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मारपीट के बाद स्वाति सोफे पर बैठी हैं और स्टाफ के लोग उनके आसपास खड़े हैं। वीडियो पर स्वाति की प्रतिक्रिया आई। स्वाति ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। आप लोगों से ट्वीट्स करवा के आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर के और कैमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के सभी आरोपों को निराधार बताया है। आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विभव को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उनके हाजिर न होने पर आयोग की एक टीम उनके घर पर पहुंची और उनके गेट पर नोटिस लगा दिया। हमने विभव को जारी किया था नोटिस, और कल उनकी पत्नी ने लेने से मना किया, फिजिकली लेने से मना किया। अगर कल तक वो नहीं आते हैं तो पुलिस तो ढूंढ ही रही है। पुलिस ने अपना नोटिस भी वहाँ पे लगाया हुआ है। उसके घर में जाके टीम मिलेगी। दिल्ली पुलिस की टीम विभव कुमार के घर पहुंची, लेकिन पुलिस की टीम को अंदर जाने नहीं दिया गया। बाद में टीम खाली हाथ लौट आई। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने चूड़ियां लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मामले में केजरीवाल की चुप्पी को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल विभव के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बेशर्मी से उसके साथ घूम रहे हैं। महिला आयोग के प्रेसिडेंट, आज राज्यसभा में बैठे हुए महिला सदस्य, उनको उन्हीं के अपने घर में व्हेन ही इज सीटेड इन हिज हाउस चल रही है, उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। दिल्ली पुलिस इस मामले में विभव कुमार को तलाश कर रही है। मारपीट का वीडियो आने के बाद फोरेंसिक टीम के साथ दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास पहुंची। बाद में पुलिस स्वाति मालीवाल को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर सीएम आवास पहुंची। दिल्ली पुलिस ने वहां सीन क्रिएट कर जानने की कोशिश की कि 13 मई की सुबह 9 बजे उनके साथ क्या क्या हुआ और वो कहां कहां गईं और किस किस जगह रुकी और विभव कुमार ने उनके साथ क्या कुछ बर्ताव किया। मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वाति मालीवाल की ये जो पूरी घटना है, ये कोई आम घटना के तौर पर इसे नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर यह घटना हुई है। और ये घटना हुई है आम आदमी पार्टी की ही महिला राज्यसभा सांसद के साथ, जब उन्हें सीएम आवास में ही
उनकी पिटाई की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई। हालांकि उन्होंने अपने एफआईआर में विस्तृत तरीके से लिखा है कि किस तरह से उनको 7 से 8 थप्पड़ मारे गए, पैर से उनके पेट पे हमला किया गया, और उस एफआईआर के पर ही आधारित कई ऐसी धाराएं विभव कुमार पर लगी हैं क्योंकि उन्होंने ही ये बदसलूकी, ये मारपीट स्वाति मालीवाल के साथ की है। आइए आपको बताते हैं कि इस एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं उनकी क्या गंभीरता है, क्या मायने हैं उन धाराओं के। धारा 308 क्या कहती है? ये कहती है गैर इरादतन हत्या की कोशिश। जो स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में जो तमाम पूरा विवरण दिया है उसके आधार पर ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं। ये गैर जमानती अपराध है। आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जमानत मिलना बेहद मुश्किल होगा धारा 308 के तहत। आइए आगे बढ़ते हैं क्योंकि कई धाराएं लगाई गई हैं जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ। धारा 332 क्या कहती है? 323 माफ करिए, क्या कहती है? ये कहती है कि मारपीट करना, क्योंकि लगातार उन्होंने अपनी एफआईआर में दर्ज किया है कि एक तरह से एक लंबे समय तक उनके साथ उस समय सुबह मारपीट होती रही है वहां पर। धारा 341 गलत तरीके से रोकना, उन्हें रोका गया क्योंकि वो एक महिला सांसद हैं, वो सीएम आवास से में मुलाकात कर सकती हैं, इसके लिए उन्हें रोका गया। धारा 354 शील भंग की नीयत से हमला, ये बड़ा एक तरह से एक हमला है और ये बड़ी गंभीर धारा है जो लगाई गई है विभव कुमार पर। महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अपने पूरे एफआईआर में बताया है कि किस तरह से उनको मारा गया और उस मारपीट में उनकी शर्ट को खींचा गया जिसमें उनके बटन टूट गए। ये तमाम विवरण उन्होंने अपनी एफआईआर में दर्ज किया है। धारा 509 महिला के शील हरण की कोशिश, और उन्होंने कहा भी बाकायदा। इसके बाद जो एक वीडियो सामने आया है वो कई और प्रश्न भी खड़े करता है, लेकिन बात यह है कि उस वीडियो से पहले का जो एफआईआर में तमाम जो बातें दर्ज की गई हैं उसके आधार पर ये धाराएं लगाई गई हैं। धारा 506 आपराधिक धमकी की, जो आपराधिक एक तरह से धमकी दी जा रही थी लगातार स्वाति मालीवाल को, तो ये तमाम बातें जो दर्ज की हैं एफआईआर में, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर ये धाराएं लगी हैं जो बेहद गंभीर धाराएं हैं। विभव कुमार की तलाश जारी है, विभव कुमार की तलाश जारी है। इस बीच में ये मामला किस तरह से आगे बढ़ रहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सीधे रुख करते हैं मुंबई का। मुंबई के शिवाजी पार्क में इस समय प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जो ये कहता है वो असंभव है। निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, उनमें आशा का संचार करना लोहे के चने चबाने का काम होता है। और इसलिए निराशा को पाल करके बैठे हुए लोग हर पल हर चीज असंभव ही अनुभव करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको लगता था राम मंदिर भी उनको असंभव लगता था। साथियों, दुनिया को कभी न कभी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत भूमि में रहने वाले लोग अपने विचारों के इतने पक्के थे, अपने इरादों के इतने पक्के थे कि एक सपना लेकर के 500 साल तक लड़ते रहे। ये छोटा इतिहास नहीं है। 500 साल का अविरत संघर्ष, अनेक पीढ़ियों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान और 500 साल तक संजोया हुआ सपना आज रामलला
भव्य मंदिर में विराजमान है। ये निराशा की गर्त में डूबे हुए वो लोग हैं जिनको आर्टिकल 370 का हटना भी असंभव लगता था। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। साथियों, हमारा देश दशकों तक सीरियल बम धमाकों से लहूलुहान होता रहा। आतंकी हमलों से मां भारती का सीना चीर दिया जाता था। मुंबई जैसे हमारे शहर थर्राते रहते थे। एक ही गूंज सुनाई देती थी कि कहीं कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो पुलिस को जानकारी देना। एयरपोर्ट जाओ, स्टेशन पर जाओ, हर जगह पे लिखा रहता है लावारिस चीज को हाथ पर लगाना, लावारिस चीज से चौकन्ना रहना। 10 साल हो गए, सुना है क्या? सब बंद हो गया कि नहीं होगा? ये इनको असंभव लगता था। और अभी राज बता रहे थे 3 तलाक। देश की संसद ने 3 तलाक को ही तलाक 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 कह दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण, 40 साल तक इंतजार करते रहे लोग। संसद में बहस होती थी और जो आज संविधान को सर पर रख करके नाच रहे हैं, उन लोगों ने पार्लियामेंट में 33% आरक्षण के बिल को छीन करके फाड़ दिया था। इन सब की छाती पे बैठ करके आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस 60 साल तक कहती रही कि गरीबी हटाएंगे, और इनकी तो फैशन थी। और आप सचमुच में थोड़ा जो हिस्ट्री में रुचि रखते हैं, जरा देख लीजिए। आप लाल किले से इन प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनेंगे और इन परिवार के सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनेंगे, तो उनके 20-25 मिनट के भाषण में 10 मिनट वो गरीबी पर बोलते थे। और कोई भी चुनाव का उनका भाषण सुन लीजिए, वो गरीब 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 माला ही जपते रहते थे। लोगों की आंख में धूल झोंकते थे और गरीबों को एहसास कराते रहते थे कि तुम तो गरीबी में जीने के लिए ही पैदा हुए हो। और मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली बेहद महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी क्योंकि इस रैली ग्राउंड में शिवाजी पार्क में पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और फिर
हिंदुत्व को आम जनता के साथ, बहुसंख्यकों के साथ जोड़ने के लिए बाला साहब ठाकरे इन तीनों ही महापुरुषों को माल्यार्पण किया और फिर वो शिवाजी पार्क पहुंचे, जहां से उन्होंने ललकारा कि अब इस देश में धारा 370 कोई वापस नहीं ला सकता। इसी के साथ कई और हमले भी उन्होंने कांग्रेस पर करे, बताएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें रहेंगी जारी। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 8वीं चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मामले में यह 8वीं चार्जशीट है और ईडी ने बताया कि इस चार्जशीट में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में 200 पन्नों की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की चार्जशीट की सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। ईडी ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाया है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने अब तक कुल 8 चार्जशीट दाखिल की हैं। इसमें एक मेन चार्जशीट और 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट हैं। अब तक इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद पार्टी के संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल और पार्टी के पदाधिकारियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। उधर ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि उसे आबकारी नीति मामले में अपराध की कथित आय के संबंध में अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच चैट का पता चला है। जांच एजेंसी ने दावा किया कि जब केजरीवाल ने अपने फोन और अन्य उपकरणों का पासवर्ड देने से मना किया तो हवाला ऑपरेटरों के डिवाइस से चैट बरामद की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम बेल दी है। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की सिफारिश की।
इसके बाद ईडी ने 17 अगस्त 2022 को दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त 2022 को 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए अपना मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ दिल्ली से विकास सारथी और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ईडी की आज की चार्जशीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बनाया गया है बल्कि पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी बनाया गया है। इसे आम आदमी पार्टी भी इसमें आरोपी है। इसी पर आज हमारा विशेष आधारित है दिल्ली शराब घोटाला, केजरीवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। डीके दुबे साहब लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, संकेत गुप्ता हैं स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम डीके दुबे जी आप ही का रुख करना चाहेंगे क्योंकि ये जानना भी चाहेंगे कि 200 पन्नों की इस चार्जशीट में दो महत्वपूर्ण बातें, अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी आरोपी, जो कि मुझे लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शायद पहली बार हो। और क्या मुख्य बातें इस 200 पन्ने की चार्जशीट में सामने आ रही है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस समय मनीष सिसोदिया का केस गया था तो उस समय ये हुआ था कि साहब धन नहीं बरामद हो रहा है। तो ईडी ने कहा था धन तो गुजरात के चुनाव में खर्च हो गया। तो उन्होंने कहा किसने खर्च किया? तो बोले आम आदमी पार्टी ने खर्च किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था क्या आपने आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया है? अब आम आदमी पार्टी ये बॉडी कॉर्पोरेट बोली जाती है, लीगल पर्सनालिटी मानी जाती है। और लीगल पर्सनालिटी अगर कोई अपराध करती है या लीगल पर्सनालिटी के लिए कोई अपराध किया जाता है तो हम कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करते हैं। कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करने का मतलब होता है कि उसका आवरण हटाकर वो व्यक्ति ढूंढेंगे जो व्यक्ति उसके पीछे का किंग पिन है। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल जी संयोजक हैं उस पार्टी के और इसलिए अरविंद केजरीवाल ही मुख्य आरोपी के रूप में सामने आएंगे। दूसरी बात यह भी है कि जो चैट पकड़कर लाई है ईडी, इनके फोन तो इन्होंने गायब कर दिए सारे, लेकिन उधर जो वाइसी वर्सा है वहां से तो रिकवर हो गए हैं। तो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन सामने आ गया है और आने का मतलब बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी भी पार्टी है, उसके कन्वीनर भी पार्टी हैं और जो किंग पिन है यानी कि सरकार के मुखिया के रूप में बैठे हैं वो किंग पिन भी यहाँ पर पार्टी बनना स्वाभाविक है। अतः पूरा कंप्लीट चार्जशीट का मतलब यहाँ पर है कि पूरी कंप्लीट एनालिसिस, जो कम्युनिकेशन हुए होंगे, जिन लोगों ने बयान दिए होंगे, जो लोग हवाला में शामिल हुए होंगे, जिन लोगों ने पैसा खर्च किया गया हो करा होगा और जिनके पास पैसा गया होगा, उन सभी के बयान उसमें आए होंगे। पूरी मिलाकर चार्जशीट सबमिट की है। इसका मतलब ये हो गया कि अरविंद केजरीवाल के मामले में बाकी तो जो चार्जशीटें सबमिट की गई थी वो की गई थी। अरविंद केजरीवाल चूंकि बाद में निकल कर आए किंग पिन के नाते, इसलिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी मैटर मिला होगा उसको मिलाकर चार्जशीट में सबमिट किया है इस समय। संजीव जी, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं इस मामले में, दिख रही हैं। पार्टी के अंदर जो एक उठापटक चल रही है, स्वाति मालीवाल का एक मामला है, हालांकि उस पर अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। हम बात इस समय जो ईडी ने नई चार्जशीट दायर की है उसी पर हम केंद्रित रहेंगे। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को फिर तिहाड़ वापस जाना है? अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख गया है, तो मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं जब 2 तारीख को वापस जाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी कीमत पर 2 तारीख को तो जाना ही है। 2 तारीख को उनको हाजिरी लगानी है वहाँ पे जाके। अब इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बन के वापस जाएंगे वो। ठीक है, वो तो होना ही था। जिस तरह से धीरे धीरे कदम ईडी बढ़ा रही थी और जो दिख रहा था, लाइन लेंथ दिखाई दे रहा था, उससे ये होना ही था। और हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ये बात मान के चलती है कि कैसे पूरे पार्टी को ध्वस्त किया जाए, पार्टी को पूरा ख़त्म करने की कोशिश लगातार, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सब कुछ है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में यहाँ है और पिछले तकरीबन 2.5 दशक से दिल्ली में उसकी एंट्री नहीं हो रही है। लगातार कोशिश जारी है। पूरे हिंदुस्तान में वो चक्कर लगा के आती है विजय का पताका फहराते हुए और दिल्ली में टाटा फिस हो जाती है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक नई नवेली पार्टी जो बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही थी, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़क पे, उस पार्टी से इतनी परेशानी क्या? लोग परेशान हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जा रहा है। इसी बार अभी इलेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा कि यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को यदि पुनः जेल में जाने की बात है और वो जाएंगे तो लोग ही डिसीजन लेने वाले हैं। अभी आने वाले दिनों में 25 तारीख को वो बटन जब दबाने जाएंगे तो
पहली बार आपको ऐसा दिखेगा कि अभी तक। संजीव जी, इतनी लंबी जांच, इतने तमाम आरोपों की पुष्टि एक के बाद एक चार्जशीट में, और यही नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं है। डीके दुबे साहब ने बहुत साफ कहा है कि जो तमाम फोन और वो गायब कर लिए गए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के जरिए, उसके बावजूद जहां ये मैसेजेस गए वहां से तमाम डिजिटल साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये पूरा एक मनगढ़ंत पूरा मामला है। काम करने किस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं? करने के जांच एजेंसियों पे, सुप्रीम कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट पे, ईडी पर, सब पे सर? नहीं, देखिए, कोर्ट पे तो प्रश्न खड़ा करने की हमारी हैसियत नहीं है। कोर्ट से ही हम उम्मीद रखते हैं कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। लेकिन जो पूरा पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, अब कौन नहीं जानता है, फिर वो बात दोबारा दोहराने की बात हो जाएगी कि किस तरह से गवाह से पैसे लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, फिर किस तरह से उसको बनाया गया, वो सारी चीज़ें उसमें दोबारा हम नहीं जाना चाहते। हिंदुस्तान की जनता बहुत प्रबुद्ध है और वो जानती है कि किस तरह से इस पूरे पार्टी को ध्वस्त करने का संकेत ले दे के सवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी पर ही उठ रहा है। मामला सारा जुड़ा हुआ है आबकारी नीति से, शराब घोटाले से, तमाम उन साक्ष्यों से, लेकिन आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना है कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी। देखिए, घोटाला करें आप, भ्रष्टाचार करें आप, दिल्ली के अंदर दिल्ली के बच्चों को शराब की लत में डालने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचे से आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार की जांच हो, एक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के तौर पर काम करे और उसमें एक भयंकर बहुत बड़ा घोटाला सामने आए, और इस घोटाले के पर्याप्त सबूत जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां माना कि इतने करोड़ों का इसके अंदर लेन देन हुआ है और आम आदमी पार्टी एक बेनिफिशियरी के तौर पर है, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द क्वेश्चन। उन्होंने पूछा कि आम आदमी पार्टी को एक्यूज क्यों नहीं बनाया गया। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उस तरफ से जांच को करना स्टार्ट किया, तो पता चला कि आम आदमी पार्टी के सरगना अरविंद केजरीवाल जी इस पार्टी के मुखिया होने के साथ साथ इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त भी हैं, किंग पिन भी हैं, मास्टर माइंड भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये पहले से कहते आई थी कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदारी का भेष रखकर दिल्ली की जनता को ठगने आए हैं, और ये भ्रष्टाचार धीरे धीरे दिल्ली की जनता के समक्ष आता जा रहा है। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूं, संजीव जी से भी, कि आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी को जब बुलाया जा रहा था जांच के लिए, तो दिल्ली की जनता के समक्ष यह सच खुल चुका था कि वो जांच से सिर्फ इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि दाल में कुछ काला है। लेकिन यहां तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये पूरी भ्रष्टाचार की एक खिचड़ी पकाई है। एक भ्रष्टाचार हो तो बताया जाए, लेकिन शराब का घोटाला ये दिल्ली के युवा को खत्म करने वाला था। इसमें खाली पैसों का घोटाला नहीं था, ये दिल्ली के भविष्य से खेलने वाला घोटाला था, जो बहुत ही दुबे जी, मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला, जब बात ये होती है कि पैसे का कहां इस्तेमाल किया गया, तो वो गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया, और यही कारण है, इन्हीं सब कारणों से आप भी इसमें एक मुख्य आरोपी है। जो तमाम दलीलें संजीव यहां पर दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये दलीलें कोर्ट में कहीं खड़ी हो सकती हैं? क्योंकि कोर्ट में अगर खड़ी होती तो निश्चित तौर पे मनीष सिसोदिया को भी बेल मिलती और तमाम इनके नेताओं आज बाहर होते। देखिए, मनीष सिसोदिया की जब बेल का प्रकरण चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबा समय दिया उस पर, और डे टू डे उसकी हियरिंग हुई, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मनी ट्रेल तो 300 करोड़ के ऊपर की पकड़ी जा रही है, और मनी ट्रेल चूंकि 300 करोड़ के ऊपर की है, इसलिए ये कहना कि नहीं ये गलत है, ये गलत होगा। अतः ईडी को इन्वेस्टिगेशन करने का और समय दिया जाए, चूंकि वो मनी ट्रेल जो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसका अपराध करने पर वो पैसा खर्च कर देता है और पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि पैसा खर्च हो चुका है, तो क्या अपराध नहीं हुआ ऐसा माना जाएगा? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी ने पैसा खर्च किया है तो आपने क्या उसको पार्टी बनाया? क्योंकि पैसा जिसके थ्रू हुआ, जिस चैनल के थ्रू हुआ है, उसका भी तो सामने आना चाहिए। अब वहां जहां चुनाव लड़ा गया, वहां से गोवा से लोगों ने, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिए, वो स्टेटमेंट सामने आ गए। जो हवाला से पैसा गया वो सामने आ गया, कि कविता के माध्यम से जो पैसा गया और हवाला से वहां खर्च हुआ वो सामने आ गया। दुबे जी, संजीव जी से एक अंतिम रिएक्शन। संजीव जी, कई ऐसे साक्ष्य हैं जो इशारा कर रहे हैं सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की तरफ। कोई एक मामला नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं,
ऐसे में क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए अब निकल पाना इस मामले से उतना आसान नहीं है? जब तक समन तक नहीं गए थे तब तक तो ठीक है, बात बड़ी दूर तक थी। देखिए, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल निकलेंगे और बेदाग होकर निकलेंगे, लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ने के बहाने जो विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित कर रही है, पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है और दिल्ली की जनता तो खास करके देख रही है। और दिल्ली की जनता ये भी देख रही है कि लगातार इस मामले में, जिसमें भ्रष्टाचार का मामला लगातार सामने आ रहा है, साथ ही साथ समाज को भी एक तरह से गुमराह करने की जो बात थी इस पूरी शराब नीति में, वो भी जनता के सामने है संजीव जी। और जनता इस समय बहुत बारीकी से देख रही है इस पूरे मामले को। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपका भी, डीके दुबे आपका भी, संकेत आपका भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का चटनी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल बड़े बड़े वादों के साथ चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनता के अकाउंट में खटाखट पैसा डालने की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और चुनाव परिणाम के बाद इंडी गठबंधन खटाखट बिखर जाने की बात कही। लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र और सियासी जुमलेबाजी उछालकर बदलते समीकरण की धार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रचार के दौरान सियासी दलों की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। इन्हीं आश्वासनों में राहुल गांधी का खटाखट वाला बयान भी शामिल है, जिसमें वो जनता के अकाउंट में खटाखट पैसा डालने की बात कह रहे हैं। राहुल की इस बयानबाजी पर पलटवार भाजपा की तरफ से भी हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के खटाखट वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव नतीजे आते ही इंडी गठबंधन खटाखट बिखर जाएगा। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा, और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। पीएम मोदी अलग अलग सभाओं में राहुल के खटाखट वाले बयान पर तंज करते हुए नजर आते हैं। पीएम मोदी ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि शहजादे गर्मी की छुट्टियां मनाने
खटाखट विदेश चले जाएंगे। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। दरअसल राहुल गांधी जगह जगह अपनी चुनावी सभाओं में वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो गरीब महिलाओं के खातों में खटाखट 1 लाख रुपए साल आने लगेंगे। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को मदद की, वैसे ही हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाने जा रहे हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी राहुल पर कटाक्ष किया है। उन्होंने एक झटके में गरीबी मिटाने के राहुल के बयान पर भी सवाल उठाया। दरअसल इस चुनाव में राहुल गांधी 5 न्याय 25 गारंटी का मैनिफेस्टो लाए थे। घोषणा पत्र आने के बाद से ही सवाल उठाया जा रहा है कि इसमें जिस प्रकार से बड़ी बड़ी रकम बांटने के वायदे किए गए हैं वो कितने व्यवहारिक हैं। कुछ जानकार इन वादों को कांग्रेस का हवा हवाई रवैया भी करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो लोकसभा चुनाव प्रचार दिलचस्प हो गया है, जहां एक तरफ राहुल गांधी एनडीए पर खटाखट कटाखट आरोप लगा रहे हैं, तो उन आरोपों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फटाफट खटाखट जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ 5वें और बाकी चरणों के प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। इसमें न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए के तमाम उन दलों के दिग्गज भी इस समय चुनाव प्रचार में जोरों पर शामिल हैं। इसी के साथ साथ जनता के बीच तमाम उन दावों के साथ जा रहे हैं जो सरकार ने 10 साल तक काम किया है, उसके साथ हमलावर हो रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। बाकी बचे चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में एनडीए के दिग्गज नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह सीट किसी परिवार की नहीं, यहाँ की गरीब जनता की है। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि लगातार चुनाव प्रचार में इंडिया गठबंधन किस तरह से सरकार पर कर रहा है हमले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। Relax and move to proper investments like mutual funds. वो regulated है, verified भी है and are handled by experts. अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। एनडीए के नेताओं की ही तरह इंडी गठबंधन के नेता भी प्रचार में जुटे हुए हैं। देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने जनता के बीच पहुंचकर समर्थन मांगा। कैसा रहा इंडिया गठबंधन के नेताओं का प्रचार, देखिए ये रिपोर्ट। 2019 के अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी की हार ने ऐसे कई सियासी मसले खड़े किए कि वो इस बार के आम चुनाव में पहले इस सीट से दावेदारी को लेकर संशय में नजर आए और उसके बाद उन्होंने अमेठी के बजाय चुनी रायबरेली सीट। गांधी परिवार के सियासी इतिहास में इन दोनों सीटों को बड़ा अहम माना जाता रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी के हाथों मिली हार ने राहुल गांधी को सीट बदलने पर मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने भी सेफ मोड में जाते हुए रायबरेली की सीट चुनी, जिस पर उनकी मां सोनिया गांधी लंबे समय से सांसद रहीं। इस बीच सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के लिए रायबरेली में प्रचार के लिए उतरी। इस मिट्टी से अपने जुड़ाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को जनता को सौंप रही हैं। सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही आपको राहुल को अपना मानकर रखना है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। सोनिया गांधी ने जोर देते हुए कहा कि रायबरेली मेरा परिवार। और नीदरलैंड्स के रोटरडम में हुए वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 में भारत दुनिया की ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी को दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर रहा है। ये बात सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने कहा। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में भारत के रणनीतिक विजन और क्षमताओं पर प्रकाश डाला। सचिव भल्ला ने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के किसी भी पैमाने की मांग को पूरा करने की भारत की क्षमता का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। भल्ला ने कहा कि भारत ने 2030 तक 50 लाख टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य तय किए हैं। इसके लिए हर साल कुल 4 लाख टन से ज्यादा हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए निविदाएं मंगाई गई हैं। फिलहाल भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 43% है, जो 2030 तक 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ।
थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। और मुंबई में चुनावी सभा से पहले देश की महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने बाला साहब ठाकरे को पुष्पांजलि अर्पित की। शिवाजी पार्क स्थित स्मारक स्थल पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। बाला साहब ठाकरे को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क में एक जनसभा को भी संबोधित किया। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 2 दिन पहले, जब मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था, उस दिन डिंडोरी में जनसभा को संबोधित करते हुए भी बाला साहब ठाकरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए भावुक हुए। साथ ही उन्होंने उसी मन से ये भी कहा कि एनसीपी और शिवसेना के कांग्रेस में विलय का दावा भी किया। वो लगातार नकली शिवसेना कहकर संबोधित करते रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं बाला साहब ठाकरे हमेशा ये कहा करते थे, अपनी शिवसेना के लिए उनका कहना था कि जिस दिन शिवसेना कांग्रेस जैसी हो जाएगी, उस दिन शिवसेना का शटर गिरा दिया जाएगा। ये बात उन्होंने कई बार कही, क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी उस पूरी विचारधारा और शिवसेना की स्थापना के साथ साथ ही उन्होंने कई मंचों से, बाला साहब ठाकरे ने बड़े ही मुखर होकर हमेशा से कांग्रेस की आलोचना की। और उनका एक ध्येय था कि शिवसेना कभी भी कांग्रेस जैसी नहीं होगी। और उसी को एक तरह से एक बार फिर दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिंडोरी से इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने एक समझौता किया था कांग्रेस के साथ, उस पर भी उन्होंने हमला बोला। और उन्होंने कहा कि नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय होना पक्का है। डिंडोरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनसीपी और शिवसेना के कांग्रेस में विलय का दावा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का मुंबई दौरा बेहद अहम है। बाला साहब ठाकरे को पुष्पांजलि करने से पहले हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को पुष्पांजलि दीक्षा भूमि में अर्पित करके आए थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को भी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया। और फिर वो शिवाजी पार्क पहुंचे जनसभा को संबोधित करने। शिवसेना की स्थापना से लेकर अपने अंतिम सांस तक बाला साहब ठाकरे ने
देश के बहुसंख्यकों की आवाज को बुलंद किया और उस आवाज में हिंदुत्व की वो सोच और वो विचारधारा थी। बाला साहब ठाकरे ने एक उग्र हिंदुत्व की उस सोच को भी बल दिया था, जिसे एक बड़ा जन समर्थन मिला था। हम जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने खुद एक समय के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना का उदय उस हिंदुत्व की अलख को जगाए रखना और साथ ही साथ उस हिंदुत्व की भावना को बल देना जो बहुसंख्यकों को मजबूत करती हो। और ये आप दृश्य देख रहे थे मुंबई के, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाला साहब ठाकरे को पुष्पांजलि अर्पित करके शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित किया। न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। छोड़े जा रहे हैं आपको कुछ अन्य देश की बड़ी खबरों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत मेमोरियल लेक्चर में कहा कि राष्ट्रीय विकास के नजरिए से राष्ट्र की प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पीएम नेशनल मास्टर प्लान की बात भी की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि सोरेन को चुनाव की तारीख से काफी पहले गिरफ्तार किया गया था। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। और गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार